Good morning class. Today we discuss about cash flow statement with the help of financing activity and our last topic how we calculate net increase or decrease in cash. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी में पहले ही डिस्कस किया है, थ्योरी पार्ट जब हमने डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड दिया होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके हमें क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें ये पता चल सकता है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं और हम जब भी कोशिश ये करते हैं जैसे कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है तो उस केस में हम ये कोशिश करते हैं कि हम जब भी सॉल्व करें तो रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करें। रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करने से एक हेल्प ये होती है कि काफ़ी हद तक हम वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये लास्ट क्वेश्चन होता है, 23rd क्वेश्चन होता है बेसिकली, और इसके लिए बहुत से बच्चों के पास टाइम नहीं बचता है। जिन बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली किया होता है उनके लिए टाइम बच जाता है, वो लास्ट क्वेश्चन भी अटेंड करें। लेकिन क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन में देखते हैं मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसको थोड़ा सा सही करने के लिए हम जो जनरली सजेस्ट करते हैं कि हमें रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ताकि पूरा क्वेश्चन ना छूटे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो पूरा क्वेश्चन छूटने से बेहतर है कि आप कुछ पार्ट उसका अटेम्प्ट कर लें, इसलिए हम लोग रिवर्स ऑर्डर में ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबसे गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग दिया होता है एज वेल एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड दिया होता है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्वेश्चन में दिए हैं और इनके बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर देते हैं कि हमारा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश कितना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हम एक इस तरह का फॉर्मेट बना लेते हैं जहाँ हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जगह छोड़ दी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए जगह छोड़ दी और उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनाया और लास्ट में डी पार्ट आता है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, ई पार्ट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग एंड एफ पार्ट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। तो ये एक प्रॉपर प्रोफार्मा है हमारा, या हम कह सकते हैं फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करने से हमने ये बना लिया, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने बैलेंस शीट में देखना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड क्या दिया हुआ है, वो पर्टिकुलर अमाउंट हमने यहाँ लिख दी। फिर हमें ये देखना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग क्या दिया हुआ है, वो हमने लिख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इन कैश होता है। तो हमें ये देख लेना है कि अगर ओपनिंग बैलेंस या प्रीवियस बैलेंस ज़्यादा है और करंट बैलेंस कम है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फॉर सपोज आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग जो है वो 10,000 है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड 7,000 है, मतलब 3,000 का डिक्रीज हुआ है, 3,000 की वैल्यू कम हुई है। तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो, नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो या कैश भी लिख सकते हैं। वहीं अगर कैश में कैश इक्विवेलेंट 10,000 था बिगिनिंग में और एंड में है 15,000, मतलब यहाँ पे 5,000 का इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं, नेट इंक्रीज इन कैश या नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो। तो ये इतना पार्ट अटेम्प्ट करने पे हमें 1 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स हमारे हो जाते हैं। तो अब ये है पूरा क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है कि एटलीस्ट आपने 1 मार्क्स अपने लिए सिक्योर कर लिए, क्योंकि ये सबसे सिंपल पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अगर हम रिवर्स ऑर्डर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन में सबसे सिंपल पार्ट होता है। फिर हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। अब यहाँ देखिए, इशू और रिसीव फ्रॉम शेयर, डिबेंचर एंड लोन। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो लोगों से फंड रेज करती है या लोगों से पैसा मांगती है, यानी उसके पास कैश आ रहा है तो कैश का इनफ्लो हुआ। इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करती है तब भी पब्लिक से पैसा रेज करती है, तो वहाँ भी फंड आ रहा है, उसके पास कैश आ रहा है, इनफ्लो हो गया कैश का। और लोन्स, जनरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम ये देखते हैं, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया है, उस कंडीशन में भी आपके पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो वो क्या हो गया, इनफ्लो। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, इशू और प्रोसीड फ्रॉम शेयर
डिवेंचर्स और लोन। फिर हम आते हैं आउटफ्लो पे, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब जब हम रीपे कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को या अपने लोन को हम रीपेमेंट कर रहे हैं उनका, तो आउटफ्लो हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, हम कैश पे कर रहे हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, हम डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। डिवेंचर्स को रिडीम करने के मतलब क्या हो गया कि वहाँ भी आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। फिर डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड जो भी प्रपोज डिविडेंड पेड है प्रीवियस ईयर का या इंटरिम डिविडेंड है वो हमारा आउटफ्लो हो गया। इंटरेस्ट पेड, अब इंटरेस्ट पेड जैसे डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे किया, तो ये क्या हो गया हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। यहाँ पे जब हम बुक में देखेंगे, बुक में यही सारी चीज़ें आपको अलग अलग हेड्स में दी हुई हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड को थोड़ा स्पेस कम होता है तो हमने एक साथ यहाँ लिख दिया है, उसको समझ लीजिएगा। क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ जो हमने आपको बताई थी जब हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, तो कि कैश फ्लो का मतलब हो गया या कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जब बनाते हैं तो हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जहाँ भी कैश का इनफ्लो हो रहा है यानी हमारे पास कैश आ रहा है वो आइटम्स हमें ऐड करने हैं, और जहाँ भी कैश का आउटफ्लो हो रहा है यानी हम जो भी पे कर रहे हैं उन आइटम्स को हमें डिडक्ट करना है या लेस करना है। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें कैश फ्लो फ्रॉम और यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फ्लो फ्रॉम का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है, यानी कैश का इनफ्लो ज़्यादा हुआ है और आउटफ्लो कम है, उस कंडीशन में हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वहीं अगर हमारा कैश का आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है तो हम क्या लिखते हैं कैश फ्लो यूज इन या कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत सिंपल होता है और उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स और इंटैंजिबल एसेट्स। ये क्या होता है हमारा इनफ्लो होता है। जब भी हम सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स का मतलब हमने अपने नॉन करंट एसेट्स बेचे, तो यहाँ पे हमारे पास कैश आ रहा है। जब भी हम अपने नॉन करंट एसेट्स या अपने इंटैंजिबल एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होता है। ठीक, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हम लोग सिर्फ जो फॉर्मेट है वो डिस्कस करते हैं। फिर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हमारा आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश। जब भी हम परचेज कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स में हमने पैसा लगाया, हमने परचेज किया नॉन करंट एसेट्स को, या हमने अपने इंटैंजिबल एसेट्स को भी परचेज किए, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया, तो इन सभी केसेस में आप देखेंगे परचेज कर रहे हैं मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो ये कैश का जो आउटफ्लो हो रहा है ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो जहाँ भी आउटफ्लो है वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा नेगेटिव पार्ट आ जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड और रेंटल इनकम, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, रेंटल इनकम से मतलब हो गया कोई आपने अपने एसेट्स को रेंट पे दे रखा है या आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, उससे जो आपको इनकम हो रही है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो भी इन्वेस्टमेंट
तो वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रिसीव क्या हो जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम ऐड करते हैं। ये हमारा इनफ्लो हो गया, ये हमारा इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। या रेंटल इनकम, आपने कोई बिल्डिंग को रेंट पे दे रखा है या फैक्ट्री को रेंट पे दे रखा है, तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है और ये ऐड हो जाता है। तो इसके बाद हमें मिलता है इन सारे आइटम्स को करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें हमें मिल गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद हम आते हैं जो सबसे क्रूशियल पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट एमपीबीटी से स्टार्ट कर रहे हैं। एमपीबीटी का जो वर्किंग नोट होगा वो हम अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो अभी हम यहाँ डायरेक्ट देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें क्योंकि इससे रिलेटेड एक हमारा वर्किंग नोट होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। हमने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो थ्योरी में हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि नेट प्रॉफिट जो दिया होता है, नेट प्रॉफिट से हम पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हैं, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो हम नेट प्रॉफिट से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। तो अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में हम कुछ चीज़ों को वापस से ऐड करते हैं। अब किनको ऐड करते हैं ये ध्यान में रखना है, नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, तो जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हो गए, अब नॉन कैश एक्सपेंसेस हमारे हो गए जैसे डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन में हमारे पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है बट हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। तो या हमारे गुडविल की वैल्यू एमोर्टाइज हो रही है, या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में हम देखते हैं हमने कोई चीज़ पे करी है ऐसा पर्टिकुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो रिलेटेड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हमने यहाँ ऐड किया और लेस क्या किया, लेस करने के लिए नॉन कैश इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो अब नॉन कैश इनकम्स क्या होगी, जैसे रेंटल इनकम हो गई, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, ये हमारे नॉन कैश इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के हेड में आ जाते हैं। तो इसके बाद हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये पर्टिकुलर पार्ट हमने अचीव कर लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे आएगा। तो जब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद एड में क्या करना है, इनफ्लो। इनफ्लो मीन्स जब भी हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा। हमने आपको शुरुआत में बताया था जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट
निकालने के बाद जब हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फाइंड आउट करना है तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, सिर्फ करंट लायबिलिटी का पार्ट देखते हैं बैलेंस शीट में और करंट एसेट्स का पार्ट देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन एसेट्स, करंट एसेट्स सॉरी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स इंक्रीज होने का, अब फॉर सपोज डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि आपका स्टॉक की वैल्यू या इन्वेंट्री की वैल्यू प्रीवियस ईयर में 10,000 थी और करंट ईयर में 7,000 हो गई, मतलब 3,000 से आपका करंट एसेट्स डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने का मतलब है कि आपको कैश का इनफ्लो हो रहा है। ठीक वैसे ही इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आपने क्रेडिट पे कुछ परचेज किए या आपने अपने ट्रेड पेबल्स बढ़ा लिए तो वहां पे भी आपके पास कैश का इनफ्लो हो रहा है। फिर हम देखते हैं लेस क्या करना है, तो लेस करना है हमें डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऑब्लिक इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स तो हमने ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे इनफ्लो हो रहा था, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स अगर हो रहा है मतलब कि आपने स्टॉक परचेज किया या आपने इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा दी तो वहां पे करंट एसेट्स आपका इंक्रीज हुआ, मतलब क्या हो गया कि आपका कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ये चीज ध्यान में रखनी है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करना है क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे इनफ्लो। एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर हम अपने ट्रेड पेबल्स को पे कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास से कैश जा रहा है, मतलब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। वहीं इंक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब अब हमने स्टॉक परचेज किया तो हमारे पास से कैश गया, ये क्या हो गया हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। तो ये पर्टिकुलर अब हमें मिल गया ये जो वर्किंग कैपिटल में हमारे चेंज हुआ था। वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेशियो वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हमें देखना होगा क्वेश्चन में कि हमारा जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस हैं वो पर्टिकुलर हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ जाते हैं। तो अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिला था बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें हमने इनफ्लो को ऐड कर दिया और आउटफ्लो को माइनस कर दिया। जब हमने इनफ्लो ऐड कर दिया और आउटफ्लो माइनस कर दिया तो हमें मिलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन होता है। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है इनकम टैक्स रिफंड, उसको हमें लेस करना है। इनकम टैक्स रिफंड ऑब्लिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें ये दो पॉइंट्स भी देख लेने हैं। फिर इसके बाद हमें फाइनल मिलता है कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट में मिल गया कैश फ्लो फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, जब हमारा इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो कम है, मतलब हमारे पास कैश बचा है। और यूज्ड इन का मतलब क्या हो गया, हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है। ठीक, एक टॉपिक हमारा भी इसमें बचता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।